अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त आसाम में हूँ और इस मरतबा आसाम की सियासत को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। गांव-गांव गया हूँ, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गया हूँ और वहाँ जा कर के मैंने महसूस किया कि आसाम में इस वक्त कांग्रेस बीजेपी को सीरियस नहीं ले रही है। बीजेपी से मुकाबला करने के बजाय कांग्रेस की पूरी तवज्जो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को ख़त्म करने की है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को कमज़ोर करने की है, उनकी पार्टी को ख़त्म करने की है। और इसी पर कांग्रेस ने अपनी पूरी तवानाई लगा रखी है, पूरी एनर्जी सर्व कर रखी है। आसाम की जो धुबरी लोकसभा की सीट है वो सबसे अहम है, क्योंकि पूरे आसाम में सबसे ज़्यादा मुसलमान अकेले इस लोकसभा में हैं। 80% यहाँ मुसलमानों की आबादी है। पूरे लोकसभा में यहाँ 27 लाख वोट है और तकरीबन 22 से 23 लाख मुसलमानों का वोट है। इसके अलावा इससे सटे हुए जो एरियाज़ और इलाक़े हैं वहाँ भी मुसलमानों का बहुत ज़्यादा वोट है और वो सब यूडीएफ का गढ़ माना जाता है। आसाम में तकरीबन 40% मुसलमानों की आबादी है। आसाम में 25 अजला हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं, 126 विधानसभा की सीटें हैं और मौलाना बदरुद्दीन अजमल का पूरा गढ़ बन चुका है। इसलिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल को ख़त्म कर दे, कमज़ोर कर दे, ताकि वो आसाम की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहे या फिर बीजेपी रहे, कोई क्षेत्रीय पार्टी ना बन सके। आसाम कोई ऐसा वाहिद स्टेट नहीं है जहाँ कोई क्षेत्रीय पार्टी है या कांग्रेस के ख़िलाफ़ वहाँ के लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी क्षेत्रीय पार्टी बनी हुई है और उस पार्टी की जो विचारधारा है वो सेकुलरिज्म वाली है या कांग्रेस का जो उसके साथ अलायंस है, तो उन तमाम लोगों ने कांग्रेस के जुल्म और अत्याचार से ही परेशान होकर पार्टी बनाई, अलग रास्ता अख्तियार किया। ये अलग बात है कि कांग्रेस को उनके सामने झुकना पड़ा, मजबूर होना पड़ा और कांग्रेस आज उनके साथ अलायंस कर रही है। बिहार में आरजेडी जिन लोगों ने बनाई थी वो लोग पहले जनता दल में थे और जनता दल में जो लोग थे वो सारे के सारे कांग्रेस से ही निकले थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिन लोगों ने बनाई वो सब भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही निकले हुए लोग थे। इसी तरह टीएमसी की बात कीजिए या दूसरी पार्टियों की बात कीजिए, आसाम में भी कांग्रेस ने यहाँ के मुसलमानों पर, यहाँ के लोगों पर बहुत जुल्म किया, अत्याचार किया। मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने यहाँ डिटेंशन सेंटर बनाया, गरीब और कमज़ोर मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर उसमें भरना शुरू कर दिया, मुसलमानों को बांग्लादेशी करार दिया, मुसलमानों को डी वोटर की कैटेगरी में डाल दिया, मुसलमानों को आज़ादी के साथ सांस लेने का मौका नहीं दिया। मुसलमानों का सबसे बड़ा एरिया है धुबरी और यहाँ ट्रेनें नहीं चल रही थी, इस इलाका में एयरपोर्ट नहीं था, इस इलाका में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। यहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी से सबसे ज़्यादा तबाही आती है। कुछ इलाके ऐसे ब्रह्मपुत्रा नदी की वजह से हो गए हैं जो आइलैंड नुमा बन गए हैं। वहाँ लोगों ने कार नहीं देखा था, गाड़ियाँ नहीं देखी थी, जीप और बसें उन इलाकों में नहीं थी, क्योंकि रोड की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। वहाँ के बच्चे घर से बाहर या गाँव से बाहर नहीं जा सके थे। पढ़ने के लिए उनके पास स्कूल और कॉलेजेस नहीं थे। ये सारी सूरत हाल यहाँ कांग्रेस ने बना रखी थी। इन्हीं तमाम मसाइल को देखते हुए 2005 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सियासत में कदम रखने का फैसला किया, अपनी पार्टी बनाई ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और 2006 के पहले विधानसभा चुनाव में ही इस पार्टी को बड़ी जीत मिल गई। 2011 में और बड़ी जीत मिली, 16 में जीत मिली और 21 में भी बड़ी जीत मिली। सिर्फ 4 विधानसभा का चुनाव ये पार्टी लड़ चुकी है। 2011 में कांग्रेस की यहाँ सरकार बनी और अपोजिशन में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी थी। 2016 में बीजेपी की सरकार बनी और अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी मौलाना बदरुद्दीन अजमल की थी, कांग्रेस खत्म हो गई थी। 2021 में फिर दोबारा बीजेपी आ गई और कांग्रेस यहां कमजोर होती चली गई। इसी तरह लोकसभा चुनाव लड़ने का भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने फैसला किया। 2009 में वो धुबरी से लोकसभा के पहली मरतबा सांसद मुंतखब हुए। उसके बाद 2014 में भी उनको जीत मिली, 2019 में भी उनको जीत मिली। 3 मरतबा लगातार उन्होंने जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद धुबरी के लिए उन्होंने ट्रेन की मांग की और ट्रेन के चलने के यहाँ सिलसिला शुरू हो गया। मेडिकल कॉलेज की उन्होंने मांग की और मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल गया। ब्रह्मपुत्रा नदी पर फुलवारी ओवरब्रिज बन रहा है जो 20 किलोमीटर लंबा है और एक एरिया को दूसरे एरिया से जोड़ रहा है। और यहाँ के लोग जो नाव से, कश्तियों से सफ़र करते थे, आधे घंटे का सफ़र जो 4 घंटे में, 6 घंटे में तय होता था, उनकी मौतें होती थी, तबाही होती थी। वो सारी परेशानी अब यहाँ के लोगों की ख़त्म होने वाली है। इसके अलावा भी बड़े बड़े मसाइल हैं जो मौलाना ने हल किए। इस तरह मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने यहाँ के लोगों में अपनी मजबूत गिरफ्त बना ली। उसके अलावा उनकी NGOs का जो काम है, अजमल फाउंडेशन का जो काम है, अजमल सुपर 40 है, मरकज़ुल मारिफ है, इस तरह के दसियों इदारे मौलाना बदरुद्दीन अजमल के पहले से चल रहे हैं जो ज़ाती तौर पर यहाँ के लोगों की मदद करते हैं। सैलाब आता है तो वहाँ के लोगों को घर बना करके देते हैं, राशन देते हैं, उनके लिए हर तरह की रिलीफ उनको पहुँचाते हैं, उनके बच्चों को अपनी स्कूल और कॉलेजेस में फ्री में एडमिशन देते हैं। अजमल सुपर 40 में फ्री में
बच्चों की नीट की तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा उन बच्चों का जब किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाता है, उनके पास फ़ीस के पैसे नहीं होते, तो फ़ीस के पैसे भी ये लोग अदा करते हैं, उनके हॉस्टल की फ़ीस अदा करते हैं। ये सारा कुछ यहाँ कर रहे हैं और लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं। इस तरह एआईयूडीएफ ने यहाँ मजबूत पकड़ बना ली, यहाँ अपनी मजबूत जगह बना ली। पर हिंदुस्तान को आप देखेंगे तो शायद एआईयूडीएफ पहली ऐसी पार्टी मिलेगी जो पूरी सियासत अपने पैसे पर कर रही है, अपनी बिजनेस की बुनियाद पर कर रही है। पार्टी फंड में इनको कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता, इनके कार्यकर्ता इनको पैसा नहीं देते, कोई इनको डोनेशन नहीं देता, बल्कि सारा अपना पैसा लगा करके लोग सियासत कर रहे हैं। इस तरह कांग्रेस के लिए यूडीएफ को चैलेंज करना, इनको यहाँ से निकालना मुश्किल हो गया। कांग्रेस की भी तारीख रही है कि जब भी किसी स्टेट में, किसी इलाके में कोई क्षेत्रीय पार्टी बनी तो कांग्रेस ने उसको कमज़ोर करने की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। और कांग्रेस इस वजह से ऐसा करती है क्योंकि उस क्षेत्रीय पार्टी का जो वोट बैंक होता है वो कांग्रेस का ही वोट बैंक होता है, जो कांग्रेस से निकलकर उधर चला जाता है। और उन पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए कांग्रेस ने हमेशा एक ही रास्ता अपनाया, और वो था उन पार्टियों पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाना, उन पार्टियों का आरएसएस से कनेक्शन जोड़ना। जब बिहार में आरजेडी बनी तो कांग्रेस ने वैसा ही किया और आरजेडी को बीजेपी से जोड़कर देखने की कोशिश की। इसी तरह जब समाजवादी पार्टी बनी तब कांग्रेस ने ऐसा ही किया। ताज़ा मिसाल ले लीजिए, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी बनी तो आम आदमी पार्टी पर भी कांग्रेस ने यही इल्ज़ाम लगाया कि वो आरएसएस से निकले हुए लोग हैं। अरविंद केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है। और आम आदमी पार्टी ने ही दिल्ली से कांग्रेस को ख़त्म करने का काम किया, लगातार इल्ज़ाम लगाया। लेकिन दिल्ली की जनता ने कांग्रेस के आरोपों पर ध्यान नहीं दिया, वो केजरीवाल को सपोर्ट करते रहे। और आज वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ रही है, सरकार भी एक मरतबा बना चुकी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज़ उठा रही है। तो जब जनता ने मजबूर किया तो कांग्रेस उनके साथ अलायंस कर रही है। टीएमसी जब बनी तो टीएमसी के खिलाफ भी बंगाल में लगातार कांग्रेस ने हंगामा किया, बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाया। टीएमसी का शुरू में बीजेपी के साथ अलायंस भी रहा, लेकिन आज वही टीएमसी कांग्रेस के साथ अलायंस में है। बंगाल में लोकसभा के चुनाव में टीएमसी ने एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दिया है। इसके बावजूद कांग्रेस की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अब टीएमसी को बीजेपी की बी टीम कह दे। और इसी की वजह से, यानी कांग्रेस वहाँ अलग चुनाव लड़ रही है, टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है, और इस वजह से बीजेपी के कई सांसद बंगाल में चुनाव जीत रहे हैं। तो कांग्रेस की एक पुरानी रवायत रही कि जब भी कोई नई पार्टी बनती है तो उसको कमज़ोर करने की कोशिश करती है और उसको बीजेपी से जोड़ देती है, क्योंकि कांग्रेस को अंदाज़ा है कि इस देश का मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा किसी से डरता है तो बीजेपी है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को बीजेपी और आरएसएस से डराया है, इस नाम पर वोट लिया है। इसलिए कांग्रेस को ये बात आसानी से समझ में आ जाती है कि अगर किसी पार्टी को मुसलमानों की नज़रों में महरूम करना है, उसको उससे भटकाना है, बदजन करना है, तो इल्ज़ाम लगा दो कि वो बीजेपी की बी टीम है, उसको वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। बिहार में हर जगह, दिल्ली में कांग्रेस ने यही किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने कांग्रेस की बातों पर अमल नहीं किया और कांग्रेस को वहाँ धचका लगा। आसाम में भी कांग्रेस यही कर रही है। कांग्रेस ने कोशिश की कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दे, चोरी करने का इल्ज़ाम लगाए, घोटाला का इल्ज़ाम लगाए, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी, क्योंकि मौलाना को अल्लाह ने पैसे से नवाजा है, दौलत से नवाजा है। करप्शन का, चोरी का या किसी तरह की खयानत का उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लग सकता, टाइम देने का भी इल्ज़ाम नहीं लग सकता, किसी शोबा में वो किसी के साथ गलत कर रहे हो इसका भी आरोप नहीं लग सकता। तो सीधे सीधे कांग्रेस को समझ में आया कि मुसलमानों को बीजेपी से डराओ, मुसलमानों के अपने रहनुमाओं को उनसे बदजन करो और इल्ज़ाम लगा दो कि बीजेपी से मिले हुए हैं, इनको वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। और कांग्रेस इस वक्त आसाम में यही कर रही है, पिछले चुनाव में भी कांग्रेस यही करती रही है। हालांकि 2021 के चुनाव में कांग्रेस ने मजबूर होकर समझौता किया, एक मरतबा फिर कांग्रेस पुरानी रविश पर यहाँ अमल कर रही है और मुसलमान कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी बदनसीबी है, सबसे बड़ी बदकिस्मती है। नॉर्थ इंडिया में एआईएमआईएम के साथ भी कांग्रेस यही करती है और जो भी मुसलमानों की पार्टी सामने आती है, पार्टी मजबूत होती है, कांग्रेस उसके साथ ऐसा ही सौतेला रवैया अपनाती है। मुस्लिम लीग के साथ भी केरला में शुरू के दिनों में कांग्रेस ने ऐसा ही किया, संघ परिवार के साथ ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन आज उसी मुस्लिम लीग को जब केरला के और देश के दूसरे हिस्सों के लोगों ने लगातार सपोर्ट किया, वो लोग कांग्रेस की बातों में, कांग्रेस के झांसे में नहीं आए, तो आज उस मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने इंडिया अलायंस में शामिल किया है और अब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। मुस्लिम लीग के खिलाफ अब कांग्रेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि जो दूसरे इलाके बचे हैं वहाँ कम अज़ कम
हम किसी क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत ना होने दें, क्योंकि हमारा जो वोट बैंक मुसलमानों का है उसको हम अपनी गिरफ्त में रखें। और यही खेल आसाम में कांग्रेस कर रही है। हालांकि मुसलमानों के बात समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त विचारधारा की लड़ाई है, नज़रिया की लड़ाई है। जमहूरियत में अगर किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो वो बहुत ख़तरनाक बात होती है, मुसलमानों के लिए ख़तरे की घंटी होती है। आसाम में मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार इसलिए हुआ, मुसलमानों का इस्तेसाल इसीलिए हुआ कि यहाँ कांग्रेस अकेले लंबे अरसे तक सत्ता में रही। कांग्रेस से कोई सवाल पूछने वाला नहीं था, कांग्रेस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं था, कोई अपोजिशन में नहीं था। बीजेपी अपोजिशन में थी और मुसलमानों के लिए एक लफ्ज़ बोल नहीं सकती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान यहाँ हाशिया दर हाशिया किनारे लगते गए, मुसलमानों का इस्तेसाल होता रहा। अब अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल या यूडीएफ अलायंस में शामिल होगी या कांग्रेस से हट करके एक पार्टी होगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के हक़ के लिए काम कर सकते हैं, मुसलमानों के लिए मांग कर सकते हैं। और अगर इनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिरने के डर से कांग्रेस को इनकी बातों को मानना पड़ेगा। दूसरी सूरत में अगर कांग्रेस का यहाँ से एमपीज़ होता है, यहाँ से एमएलए होता है, कांग्रेस की अकेली सरकार रहती है, तो कांग्रेस जो चाहेगी वही करेगी। उनके एमपीज़ को, उनके एमएलएज़ को बोलने की ज़रा बराबर हिम्मत नहीं होगी। कांग्रेस का एमपी अगर यहाँ के मुद्दों को उठाएगा भी तो दूसरे एमपीज़ उसका साथ नहीं देगा। मिसालें मौजूद है कि जब भी किसी पार्टी से मुसलमान नुमाइंदे बने हैं तो मुसलमानों की ज़ुबानों पर ताला लगा दिया गया है, उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी गई, पार्टी टाइमलाइन से ऊपर उठने की उनको परमिशन नहीं दी जाती है। इसलिए आज की तारीख़ में अगर मुसलमान चाहते हैं कि उनको हिस्सेदारी मिले, उनको कामयाबी मिले, उनके इलाके का काम हो, उनका विकास हो, तो उनको ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करना पड़ेगा जो पार्टी उनकी अपनी है, जो पार्टी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही है, जो पार्टी उनके मुद्दों को उठाती है, जो पार्टी उनके लिए काम कर रही है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उनके काम आ सके। कांग्रेस का एमपी अगर कहीं से जीतेगा, वो सरकार में वो पार्टी होगी, तो फिर वो कांग्रेस के लिए ही काम करेगा, आवाम की बात को नहीं सुनेगा। लेकिन जो दूसरी पार्टी होगी और वो अलायंस का हिस्सा होगी, तो उस पार्टी के पास अगर एक सीट भी है तो सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकती है, उसको बात मनवाने के लिए कायल करेगी और सरकार को वहाँ पर मानना पड़ेगा। तो आज के दौर में जमहूरियत में ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी मुस्तकिल शराकत दारी हो, सिर्फ हिस्सेदारी नहीं। अगर कांग्रेस के टिकट पर कुछ एमपीज़ बन जाते हैं तो वहाँ आपकी हिस्सेदारी होगी, शराकत दारी नहीं। लेकिन अगर आपकी अपनी पार्टी है और इक़्तिदार में शरीक है, अलायंस उनके साथ, तो वहाँ आपकी शराकत दारी होगी और इससे आपको क़ुव्वत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यही कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं, कुछ लोग समझने को तैयार नहीं हैं, और उनको लगता है कि सच में एआईयूडीएफ बीजेपी के साथ मिली हुई है। लोगों को कांग्रेस के नेताओं से सवाल करना चाहिए। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने लगातार मांग की और उनके यहाँ विकास का काम हुआ, क्या बीजेपी ऐसा चाहती है? मौलाना बदरुद्दीन अजमल अपनी एनजीओज के जरिए स्कूल चला रहे हैं, कॉलेजेस चला रहे हैं, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। जो काम सरकारों को करना था वो काम मौलाना बदरुद्दीन अजमल कर रहे हैं। क्या ये बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं? क्या इससे बीजेपी का फ़ायदा होगा? ये कांग्रेस की साजिश रही है मुस्लिम लीडरशिप को बदनाम करने की, आवाम से बदजन करने की। और आवाम इतनी भोली भाली है कि उनके झांसे में आ जाती है, उसका शिकार हो जाती है और उस बात पर यकीन कर बैठती है। जो सबसे बड़ी हमारी बदनसीबी है, आखिर हमारा लीडर मनोज तिवारी हो सकता है, शर्मा हो सकता है, तो हमारे अपने लोग क्यों नहीं हो सकते? ये बात आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो आप एमपी बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, इसके बावजूद आपका एमपी एमएलए उनका गुलाम ही रहेगा, वो आज़ाद नहीं रहेगा, उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके अपने लोग एमपी बनेंगे तो उनकी आज़ादी होगी, उनकी खुद मुख्तारी होगी, उनके लिए आपके मुद्दे अहम होंगे, आपके मसाइल अहम होंगे, दूसरी चीज़ें उनके लिए अहम नहीं होगी। इसलिए आपको इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। और आसाम के धुबरी में जो लोग हैं उनको सोचना होगा, समझना होगा कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल या आसाम के बाहर जो दूसरे मुसलमान हैं, जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या दूसरे लोग हैं, ये लोग मुसलमानों के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, इनके हुकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। इनको वोट देने का मतलब है ख़ुद को मजबूत करना, ख़ुद को ताकतवर बनाना, और यही आपके काम आ सकते हैं। कांग्रेस ने इंडिया अलायंस बनाया और इन लोगों को शामिल नहीं किया महज इस वजह से कि मुसलमानों का वोट उनके कब्ज़े में रहे, मुसलमान इनके पास ना जा सके, मुसलमानों पर उनका तसर्रुफ़ रहे, जो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी गलती थी। जिस तरह दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर भरोसा किया और आज केजरीवाल उनके साथ और केजरीवाल के साथ आज कांग्रेस
अलायंस कर रही है, टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है, इसके बावजूद ममता बनर्जी को बीजेपी की बी टीम कहने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस में, न दूसरे नेताओं को कहने की हिम्मत में है। बिहार के पूर्णिया में कांग्रेस ने पप्पू यादव को ज्वाइन किया और पूरी कोशिश की कांग्रेस के वहां से उसका उम्मीदवार बने, पहले दिनों में भी उसी का उम्मीदवार था, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की वहां पर नहीं चलने दी, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। इस वजह से वहां के लोग आरजेडी पर भरोसा कर रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं। आसाम का विकास, आसाम की तरक्की और आसाम का डेवलपमेंट भी उसी वक्त होगा जब यहाँ की कोई रीजनल पार्टी मजबूत होगी, एआईयूडीएफ का केडर बड़ा होगा, उसकी बड़ी जीत होगी, तभी यहाँ के लोगों का विकास हो सकता है। नेशनल पार्टी के जरिए यहाँ की तरक्की नहीं हो सकती। विचारधारा की लड़ाई है और जो सेकुलरिज्म की विचारधारा है उसमें ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से फहरिस्त है। एक और बड़ा मसला जो कांग्रेस के साथ आसाम में है कि कांग्रेस की जो आसाम यूनिट है उस पर तरुण गोगोई का कंट्रोल था और उनके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा का कंट्रोल रहा, वही सबसे बड़े मजबूत लीडर थे। हेमंता बिस्वा शर्मा को अगला चीफ मिनिस्टर होना था, लेकिन कांग्रेस ने उनकी बात को नहीं मानी। यहाँ भी परिवारवाद कांग्रेस ने करना शुरू किया, गौरव गोगोई को चीफ मिनिस्टर बनाने का मनसूबा बनाया। इसकी वजह से हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में चले गए, पूरी कांग्रेस को लेकर चले गए, तमाम केडर को लेकर इधर से उधर चले गए और अगले सालों में यहाँ बीजेपी की आसानी से सरकार बन गई। और हेमंता बिस्वा शर्मा का वो किरदार था, उसकी ताकत थी कि कांग्रेस से आने के बावजूद बीजेपी ने उसको यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाया, वरना बीजेपी कांग्रेस से आए लोगों को इतना बड़ा और कलीदी ओहदा नहीं देती है। आज भी असम में जो कांग्रेस की यूनिट है वो बीजेपी के हाथों में खेल रही है। पिछले दिनों राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राज्यसभा का चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस के 22 एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग की। लगातार 2-3 महीने पर यह खबर आती है कि कांग्रेस के एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है या बीजेपी को वो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा का हर एक पर कंट्रोल है, उसका अपना रसूख है, उसकी अपनी ताकत है। कांग्रेस के साथ एक और बड़ा मसला ये है कि आप वोट कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस को लोग कब बीजेपी में चले जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। 3 जगहों से बातें सामने आ चुकी है कि अभी से ही कांग्रेस के उम्मीदवार ने वहां अपना परिचय नामजदगी वापस ले लिया है, यानी विड्रॉ कर लिया वहां से उसने अपनी उम्मीदवारी को और सीधे सीधे बीजेपी को उसने सपोर्ट कर दिया है। आसाम में भी यही हो रहा है। जिस सीट पर मुसलमान अच्छे खासे वोट थे वहां मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने किसी को उम्मीदवार नहीं उतारा था, वहां कांग्रेस ने मुसलमान को उम्मीदवार बनाने के बजाय किसी हिंदू को बना दिया और सिर्फ 3 सीट पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आसाम में उम्मीदवार उतारा, वहां भी 2 जगहों पर कांग्रेस ने मुसलमान उम्मीदवार को उतार दिया। प्रियंका गांधी रैली कर रही है, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, पानी की तरह दौलत के लोग बहा रहे हैं ताकि मुसलमान हार जाए। अब इन जगहों पर भी या तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस की ही हार होगी, क्योंकि धुबरी में तो कांग्रेस के इम्कानात नहीं है, क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जो वोट है गरीबों में है, मजदूरों में है, कमज़ोरों में है, उन तमाम फैमिलीज़ में है जिनके बच्चों ने पढ़ाई की है, जिनके बच्चों को अजमल से रिलीफ मिलती है या पैसा या उनको कहीं ना कहीं मदद मिलती है, उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो उन लोगों को अंदाज़ा है कि हमारा जो मसीहा है, हमारा जो लीडर है मौलाना बदरुद्दीन अजमल है। हाँ, कांग्रेस में या मुसलमानों का जो अपर क्लास है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो एक सोच इन लोगों की कि मुसलमानों का लीडर मुसलमानों को नहीं होना चाहिए, किसी मौलाना को, किसी दाढ़ी टोपी वाले को सियासत नहीं करनी चाहिए, वो लोग ज़रूर इनके खिलाफ हैं। लेकिन जो अक्सरियत है यहाँ की वो एआईयूडीएफ के साथ है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ है, उनके चुनाव चिन्ह ताला चाबी के साथ है। और यही वजह है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस की पूरी कोशिश के बावजूद, पूरी ताकत के बावजूद, पूरी तवानाई के बावजूद यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन मैं बातचीत कर रहा हूँ मुसलमानों के पढ़े लिखे तबका से, दानिश्वरों से, कि आप कब तक दूसरे के वोट बैंक बने रहेंगे? आप कब तक बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे? आप कब तक खौफ और डर से वोट करेंगे? आप जीतने के लिए वोट कीजिए, आप अपने लोगों को फातेह बनाने के लिए वोट कीजिए, आप खुददारी के साथ, इज्जत के साथ ज़िंदगी जीने के लिए वोट कीजिए और इज्जत की ज़िंदगी आपको मिलेगी, आपको सियासी आज़ादी मिलेगी, सियासी खुद मुख्तारी मिलेगी। एआईयूडीएफ के ज़रिए या इस तरह की जो दूसरी पार्टियां हैं उसके ज़रिए इसको सपोर्ट करने में ही आपकी भलाई है। वरना जिस तरह ग़ुलाम नबी आज़ाद निकाले गए, जिस तरह सलमान खुर्शीद का बुरा अंजाम हुआ, जिस तरह तारिक अनवर को टिकट नहीं दिया जा रहा था और ऐसे दसियों नेताओं का बदतरीन अंजाम हुआ है कांग्रेस में, उनकी ज़िंदगी में ही, वैसा ही अंजाम आपके लोगों का भी हो सकता है। आप जिसको लीडर बनाना चाहते हैं उसका भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी अहमियत को समझिए, अपने असर और रसूख को समझिए और अपनी लीडरशिप पर भरोसा कीजिए, अपनी क़यादत पर भरोसा कीजिए। आपके साथ कुछ होगा तो यही कि लोग आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। कांग्रेस की जो पूरी सियासत है इन दिनों वो तो एंटी मुस्लिम हो ही गई है। बीजेपी जो एजेंडा ला रही है कांग्रेस उस पर अमल कर रही है। बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों के मुद्दों की बात ना हो, मुसलमानों के हक़ में कोई आवाज़ ना उठाए, मुसलमानों का कहीं भी चर्चा ना हो, और बीजेपी भी उसी तरह कर रही है। किसी
गैर मुस्लिम के साथ कोई मामला होता है, किसी की हत्या होती है, किसी का कत्ल होता है, किसी का रेप होता है, राहुल गांधी फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं, प्रियंका गांधी पहुँचती है, उनकी तरफ से मदद दी जाती है। लेकिन अगर किसी मुसलमान को कहीं मारा जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग होती है, उनके साथ किसी तरह का दर्दनाक मामला सामने आता है, तो राहुल गांधी वहाँ नहीं पहुँचते, प्रियंका गांधी नहीं पहुँचती। कांग्रेस की तरफ से कभी कोई इस तरह का स्टेटमेंट सामने नहीं आता है। ये वाज़ेह मिसाल मौजूद है और ऐसे मौका पर मुस्लिम रहनुमा ही उनका साथ देते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं। तो जब मुसीबत के वक्त में, जुल्म के वक्त में, परेशानी के वक्त में आपका साथ आपके रहनुमा देते हैं, आपकी मदद करते हैं, तो फिर आप क्यों ये सोचते हैं कि सियासत मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए, आपका वोट आपके मुसलमान रहनुमा को नहीं मिलना चाहिए बल्कि किसी और को मिलना चाहिए। एक बात याद रखिए कि एहसान फरामोशी कभी इंसान को इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं जीने देती है, कभी उससे तरक्की नहीं होती है। जो आपका मसीहा है, जो आपकी मदद कर रहा है, जो आपकी भलाई कर रहा है, जो आपके लिए दिन रात एक कर चुका है, आप उसी को अपना सियासी रहनुमा भी बनाइए, उसी को वोट कीजिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, आपको तरक्की मिलेगी, वरना आपकी हालत नहीं बदल सकती है। कुरान ने कहा इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली है जिसने खुद अपने आप को बदलने का फैसला नहीं किया हो। अब सब कुछ जानने के बावजूद कि बाबरी मस्जिद का इन्हदाम कांग्रेस की वजह से हुआ, बाबरी मस्जिद के ताले और शिलान्यास कांग्रेस की वजह से हुआ, फैसला कांग्रेस की वजह से आया, लगातार मुल्क भर में फसाद हुए कांग्रेस की वजह से, एनआरसी आसाम में कांग्रेस की वजह से आई, बांग्लादेशी तमाम मुसलमानों को कांग्रेस के दौर में कहा गया, कांग्रेस को गुलाम बनाकर रखा गया, माफ़ कीजिएगा मुसलमानों को गुलाम बनाकर कांग्रेस ने रखा, मुसलमानों को रोज़गार नहीं दिया गया, जॉब नहीं दिया गया। कांग्रेस की वजह से यहाँ डिटेंशन सेंटर बना, मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर उनको वहाँ बंद रखा गया, मुसलमानों को इज्जत की ज़िंदगी जीने से महरूम रखा गया। इसके बावजूद, ये सब जानने के बावजूद और इन सब हकीकत पर नज़र रखने के बावजूद, अगर आज भी एक अल्टरनेटिव पार्टी हो जाने के बावजूद अगर आप उसको वोट नहीं करते हैं, तो याद रखिए आपका अंजाम इससे भी बुरा होगा, आप इससे भी ज़्यादा परेशानियों के शिकार रहेंगे और आपकी हालत बदलने वाली नहीं है। फैसला आपको करना है कि कैसे आपको सियासी तौर पर, समाजी तौर पर और ज़िंदगी के हर शोबे में सर उठाकर जीतना है। और मेरा यही मानना है कि आपको अपनी क़यादत के ज़रिए ही तरक्की मिलेगी। हमेशा जीतने के लिए वोट कीजिए, बीजेपी के डर और खौफ से वोट देना बंद कीजिए। कांग्रेस की इस साजिश को अब धुतकार दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए कि कोई बीजेपी से मिला हुआ है, क्योंकि मुसलमानों को मुस्लिम रहनुमा से बदजन करने की ये प्लानिंग है और अब दुनिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। आप भी आसाम में इसको रिजेक्ट कर दीजिए। मेरी आपसे यही गुजारिश होगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। फिर मुलाकात होगी, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।